हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड की जो हिंदी है आपकी, हिंदी भाषा और संप्रेषण, इसकी यूनिट नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से हम इसको पार्ट में यानी कि अलग अलग भाग के अंदर वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट 1 के 2 पार्ट में लेकर आऊंगा जिसमें कि आपकी आधी आधी वीडियो होगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदी के अंदर जो पार्ट नंबर 1 यानी कि इकाई जो आपकी इकाई 1 का लेसन नंबर 1 हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी प्रस्तावना को समझते हैं कि ये जो चैप्टर है आपका वो किस चीज पर आधारित है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आने वाला है, बस वीडियो पे आप बने रहिए। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज से स्वयं को संबंध रखने के लिए यानी कि जोड़े रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। तो ये आप सभी जानते हैं कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर आपको एक दूसरे से जुड़ने के लिए वहां पर आपको विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। मनुष्य एवं समाज के बीच में सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं, और विचारों के इसी आदान प्रदान की बीच की भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और उसे संप्रेषण कहते हैं। तो आपका जो चैप्टर है संप्रेषण, तो संप्रेषण का मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज से उसे जोड़े रखने के लिए, संबंध बनाए रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना जरूरी है। और मनुष्य समाज के बीच में सार्थक ध्वनि यानी कि जो उनके बीच में जो ध्वनि यानी कि आवाज है जिसका कोई मतलब है, उस ध्वनि के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करता है और उसी को हम भाषा के नाम से जानते हैं। अब भाषा के अंदर जो विचारों के आदान प्रदान होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, संप्रेषण बोलेंगे। तो आई होप आपको संप्रेषण अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि संप्रेषण होता क्या है। तो आगे चलते हैं, संप्रेषण को अच्छी तरीके से समझते हैं कि भाषा द्वारा अभिव्यक्त यानी कि प्रकट की गई वह भाव या शैली जो वक्ता से, वक्ता का मतलब क्या होगा, जो बोलने वाला यानी कि स्पीकर जो है, ठीक है, स्पीकर बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता से श्रोता तक, श्रोता यानी कि लिसनर जो कि सुनने वाला है, ठीक है, लिसनर, तो वक्ता से जो श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है यानी कि उस तक पहुंचाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। अब वास्तव में वही संप्रेषण सार्थक या सफल सिद्ध होता है, सफल यानी कि बिल्कुल फाइनल बिल्कुल सिद्ध होता है, जो एक दूसरे के बीच तादस्य स्थापित कर पाने में सक्षम होते हैं। यानी कि तादस्य का मतलब यहां पर क्या होगा, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी यानी कि किसी भी चीज की पहचान। ठीक है, कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विचार को अगर पहचान कर पाते हैं, उसमें सक्षम होते हैं, तो ही वह संप्रेषण कहलाएगा। वक्ता की भाषा कितनी भी सरल, अब जो स्पीकर है चाहे वो कितनी भी सरल भाषा का प्रयोग कर रहा है, सहज भावपूर्ण क्यों ना हो, अगर वह श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता तो उसे असफल संप्रेषण कहेंगे। यानी कि अगर मैं आपको कोई बात पहुंचाना चाहता हूं और वो बात आप तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि मैं सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, सहज और भावपूर्ण तरीके से उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर आपके वो बुद्धि में नहीं घुस रही, इसका मतलब क्या है कि वो संप्रेषण नहीं है, वो असफल संप्रेषण कहलाएगा। तो यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर जो आपने पढ़ा संप्रेषण, उसके हम बात करते हैं। देखो अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, किसी भी चीज का मतलब वो ग्रहण करना, किसी चीज को अधिगम करना, लर्निंग करना। एक वर्ड होता है आपका अर्जन, अर्जन का मतलब होता है एक्वायर करना। ठीक है, जैसे हम कोई भी भाषा है, अब हम जो घर के अंदर जो भी भाषा सुनते हैं कि हिंदी हमारे यहाँ बोली जा रही है, पंजाबी बोली जा रही है, तो हम उसे कोई सीख नहीं रहे, उसके लिए कोई टीचर नहीं वो कर रखा हमने, तो उसे हम खुद अपने आप सीख रहे हैं, तो वो अर्जन है। और जब कोई हमें सिखाता है तो वो अधिगम है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको इस सामग्री को पढ़ने के बाद में संप्रेषण की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा और संप्रेषण के जितने भी तत्व हैं ये सब आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, और इसका महत्व क्या होता है, इसकी प्रक्रिया से अवगत होंगे। इसकी प्रक्रिया और इसके विषय के बारे में यहां पर आप अपनी राय दे पाएंगे कि संप्रेषण से आखिर आप क्या समझे। अब संप्रेषण की अवधारणा की बात करते हैं, तो यहां पर अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि मानव जीवन संप्रेषण यानी विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। अब व्यक्ति क्या करता है
विचारों का आदान प्रदान करेगा। तो विचारों के आदान प्रदान से मानव जीवन जो है वो क्या है, वो परिपूर्ण है। तो इसी को संप्रेक्षण बोला जाता है। कभी तो प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य संप्रेक्षण में सक्रिय रहता है, उसमें एक्टिव रहता है। सक्रिय माने एक्टिव, कि हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर या हम अप्रत्यक्ष तौर पर मनुष्य क्या करेगा, संप्रेक्षण करेगा, अपने भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएगा। एक व्यक्ति अपने सक्रिय समय में से लगभग 2/3 से भी अधिक समय प्रत्यक्ष यानी कि सुनने, बोलते और फिर लिखते पढ़ते यानी संप्रेक्षण में सक्रिय रहता है और अपना समय उसमें व्यतीत करता है। अब संप्रेक्षण के संबंध में सहज ही जिज्ञासा जगती है, ये क्यूरियोसिटी दिखती है कि संप्रेक्षण आखिर है क्या, कैसे और किससे होता है। तो इसे भी हम जान लेते हैं अब जल्दी से। अब एक्चुअल में जो संप्रेक्षण वर्ड है ये तो मैंने आपको बता दिया, पर हम यहाँ पे उसको खोलकर समझेंगे अच्छी तरीके से, डीप तरीके से, कि जो ये संप्रेक्षण शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है सम जमा प्रेषण यानी कि इसके योग से हुई है। ये सम जुड़ा प्लस में प्रेषण जुड़ा और इक्वल में बना यानी कि संप्रेक्षण। सम यानी समान रूप से, पूरी तरह से, और प्रेषण यानी कि आगे भेजना, अग्रसर करना आगे किसी चीज को। दोनों शब्दों के संयोजन से बना संप्रेक्षण के शब्दों से आशय है समान रूप से भेजा गया, कि आपने जो चीज बोली वो सामने वाले तक पहुंची या नहीं पहुंची। अगर वो पहुंची तो वो संप्रेक्षण है, अगर वो नहीं पहुंची तो वो सफल संप्रेक्षण नहीं है। आगे बोला जाता है कि किसी भी शब्द के अर्थ को जानने का एक तरीका भाषा में प्रचलित और उसके समानार्थी शब्द के अर्थों से भी जानने का है। यानी कि समानार्थी अर्थ का मतलब क्या होता है, सिनोनियम, कि भाई उससे जुड़े हुए शब्द। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जल, जल, पानी, नीर, ये सब क्या है, ये इन्हीं के सिनोनियम है। इसको भी हम पानी बोलेंगे, ये भी पानी है, जल भी पानी है। तो हम भाषा के प्रचलित उसके समानार्थी शब्दों के अर्थों से भी उसको जानते हैं। इस नजरिए से संप्रेक्षण के लिए हिंदी में संचार और संवाद शब्द भी प्रचलित है। तो यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि संप्रेक्षण का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन यानी कि संचार या फिर किसी भी चीज का संवाद। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब बात करता है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, जब वो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो संप्रेक्षण कहलाएगा। ठीक है ना, जिसको हम संवाद या विचार भी और संवाद या संचार भी कहते हैं। तो यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आपको इस वीडियो के बाद में इस वाली लेसन का, इस वाले यूनिट का कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी और आपको सिर्फ सिंपल तरीके से इसको अच्छी तरीके से सुनना है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आपके एग्जाम से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि जो संप्रेक्षण का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। संप्रेक्षण का पर्यायवाची शब्द यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युन्यूज से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर यानी किसी चीज को शेयर करना, आगे पहुंचाना। टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज, अदला बदली करना, यानी कि किसी चीज की भागीदारी, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण, आदान प्रदान। यदि हम टू शेयर, टू ट्रांसमिट और टू एक्सचेंज के अर्थ के संदर्भ को देखें तो ये स्पष्ट है कि टू शेयर भागीदारी यानी किसी को अपने भाव और विचारों से अवगत कराना, कि उसके भाव और विचार उससे कैसे जुड़े हुए हैं। टू ट्रांसमिट स्थानांतरण यानी भावों और विचारों को एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर पहुंचाने, ऐसे को ही टू एक्सचेंज कहा जाता है। यानी कि आपको समझ में आ गया कि संप्रेक्षण को हम कैसे जान सकते हैं। संप्रेक्षण वर्ड जो है, अगर हम बोले कि संवाद, ये इसका पर्यायवाची है। अगर हम बोले संचार तो ये भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। आगे देखते हैं यहां पर। अब सुष्मिता बाला और अम्बरीश सक्सेना ने लैटिन के कम्युनिज के अर्थ संदर्भ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि टू शेयर यानी कि आदान प्रदान करना, बांटना, चाहे वो ज्ञान हो, परेशानी हो, संवेदना हो या खुशी हो। कोई भी चीज अगर आप एक व्यक्ति के साथ में अगर आप शेयर करते हैं, सपोज आप व्यक्ति ए जो है अपने दुख को व्यक्ति बी के साथ में साझा करता है, तो ये जो बीच में साझा की गई जो बातें हैं ये सब क्या कहलाएगी, ये संप्रेक्षण कहलाएगी, संचार कहलाएगी, संवाद कहलाएगी। ठीक है। अब उदाहरण के लिए कक्षा में अध्यापक छात्र को सूचनाएं प्रदान करता है। अब वो बताता है किसी चीज को, पहुंचाता है, भेजता है उस तक वो सारी चीजें। ठीक है। इस काम में उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि टू मेक कॉमन, संचार में संदेश देकर और लेकर प्रक्रिया में शामिल लोगों का एक ही धरातल पर जाना, यानी कि जो ये ए बोल रहा है वो बी को समझ में आ रहा है, यही हमारा संचार कहलाएगा।
आगे अब बताया गया है कि भैया जो सूचना और तकनीक के क्षेत्र में संप्रेषण जो है वो एक तकनीकी शब्द है, जिसका अर्थ क्या हुआ कि किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना। तो यहां तो आपको आराम से समझ में आ चुका होगा, अगर आपके पेपर में आ जाएगा तो आप इतना तो बिना उसके भी लिख देंगे, अगर आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि स्पेशली जो एक वर्ड लिखा हुआ है इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो संप्रेषण का नेटवर्क ही पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक और वैश्विक आदि संबंधों की नींव रखता है। भाषा की उत्पत्ति से लेकर आज तक संप्रेषण ने मानव के विकास से अनेक युग देखे हैं। अब बताया जाता है कि संप्रेषण का नेटवर्क ही पारिवारिक को, आर्थिक को, धार्मिक, सांस्कृतिक या सांप्रदायिक, भाषिक, वैश्विक आदि संबंधों की नींव रखता है। क्योंकि जैसा संप्रेषण होगा वैसे ही संबंध बनेंगे। और आगे देखते हैं, अब हमने यहां पर सारी चीजें क्लियर कर ली। अब बात आती है कि भैया संप्रेषण के तत्व बता दीजिए। तो सर जी आपने ऊपर बताया संप्रेषण क्या है, उसके हमने पॉइंट देखे, उसके हमने देखा कि संप्रेषण को हम जो है उसका सिनोनियम यानी कि संचार भी होता है और संवाद भी होता है। तो ये तो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया होगा, आपकी बुद्धि के अंदर, कि आखिरकार संप्रेषण है क्या, तो आप किसी को भी बता सकते हैं। अब आपकी क्लास में बैठा हुआ बच्चा अगर पूछे कि भैया ये वर्ड क्या है, तो आप उसको चीटिंग ना करने के लिए यानी कि आप उसकी मदद कर सकते हैं कि भैया संप्रेषण का अर्थ होता है संचार या फिर संवाद। अब संप्रेषण के तत्व की बात करते हैं। तो संप्रेषण की अवधारणा को समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों की बात करना भी जरूरी है। अब इसके तत्व से आशय क्या है कि भैया संप्रेषण के रूप आकार प्रदान करने वाले घटक कौन से हैं, क्या मतलब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके आधार पर संप्रेषण होता है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो 5 तत्वों को जानते हैं कि वो 5 तत्व कौन से हैं जिससे संप्रेषण होता है। एक तो स्रोत, एक संदेश, एक माध्यम, एक लक्ष्य यानी कि ग्राही, फीडबैक, और ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो इसके तत्व हैं। तो सबसे पहले संप्रेषक। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का आरंभ संप्रेषक ही है। संप्रेषक में संप्रेषण हेतु संप्रेषण की प्रवीणता, प्रवृत्ति और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति जब संप्रेषण करता है तो उसका, उसकी प्रवृत्ति, उसके बारे में उसका ज्ञान होना उसको अति आवश्यक है। इसमें संप्रेषण प्रवीणता हेतु जैसे कि बोलना हुआ, आपके पास में वो कुशलता होनी चाहिए, बोला हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ या सुना हुआ, या तर्क वितर्क करना, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसके अतिरिक्त भाषीय ज्ञान, संकेत करना, चित्र बनाना आदि भी संप्रेषण प्रवीणता में वृद्धि करते हैं। तो ये आपका अब यहाँ पे सबसे पहले वर्ड आता है कि प्रवीणता का मतलब क्या है सर जी। कुशल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब किसी भी चीज के अंदर कुशल या सक्षम होना उसको प्रवीणता बोलते हैं। आगे देख लेते हैं अब जरा इसके अंदर इसके और 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। दूसरा पॉइंट है संदेश। अब संदेश की अगर हम बात करें तो संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक जो कुछ भी कहना चाहता है श्रोता के समक्ष वह उसका संदेश है। यानी कि एक व्यक्ति जो आपका कौन है, जो कि वक्ता है, वो कोई बात बोल रहा है और जो श्रोता है यानी कि जो लिसनर है, जो सुन रहा है, उस तक जो भी बात वो बोलना चाहता है वो सब क्या कहलाएगा, संदेश कहलाएगा। तो आइए बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ आ रहा होगा। अब संदेश की अगर हम बात करें तो देखिए संदेश की विषय वस्तु यानी कि क्या संदेश है, संदेश का विवेचन किस प्रकार करना है, कैसे उसको आपको आगे तक पहुंचाना है, संदेश किस माध्यम से पहुंचाना है आपको, यानी कि आपको उसको जो है क्या कहते हैं, किसी भी अभी माध्यम के बारे में हम पढ़ेंगे कि माध्यम क्या होता है, तो वो आपको हम नीचे वाले पॉइंट में बताएंगे। संदेश ग्रहणकर्ता कौन है जिसको हम संदेश देना चाहते हैं। कि अगर आप एक 18 साल के लड़के हैं और आप संदेश देना चाहते हैं 60 साल के बुढ़े को यानी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। अगर एक छोटे बच्चे को आप संदेश देना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे। यानी कि आपका ग्रहणकर्ता कौन है ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपका संदेश उस तक कैसे पहुंचेगा। संप्रेषण में संदेश की रचना करना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। संदेश की रचना करना, कैसा संदेश कैसे पहुंचाना है। कई बार हम देखते हैं कि खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी बात सामने वाले को ठीक से नहीं समझा पाता, और वहीं अगर हम देखें एक सामान्य व्यक्ति अपनी बात को बड़े प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर देता है, और यह सब वक्ता के संदेश रचना कौशल के कारण ही वो सीख पाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं, आपको यहाँ पे बता देता हूं जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह वेल एजुकेटेड थे, अब वो हमारे अर्थशास्त्री भी थे, नो डाउट कि उनके अंदर किसी भी चीज की कमी थी, पर फिर भी वो जो है जनता से संपर्क नहीं कर पाते थे, उनको संदेश अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा सकते थे।
अब वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कि भाई मोदी की, तो मोदी जो है मनमोहन से काफी कम पढ़े लिखे हैं, पर वो अपने संदेश रचना कौशल के अंदर बहुत ही ज्यादा निपुण है। और वो जब भी अब टेलीविजन पर आकर ये बोलते हैं मित्रों, भाइयों और बहनों, तो सभी को वो संदेश मिल जाता है बहुत ही आसान भाषा में, क्योंकि वो संदेश रचना का जो कौशल है उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि संप्रेषण के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति ही होना जरूरी नहीं है, बल्कि आप संदेश को ठीक तरीके से सामने वाले तक प्रभावी तरीके से पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। तीसरा पॉइंट है माध्यम। अब भैया माध्यम की बात करें तो सर जी आपने सारे पॉइंट बता दिए, तीसरा पॉइंट माध्यम अच्छी तरीके से क्लियर कराइए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। तो संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता के मध्य यह सेतु का कार्य करता है कि भैया एक व्यक्ति ए और बी व्यक्ति, इसके बीच में इसकी बात यहां तक कैसे जा रही है। यानी कि पहले के टाइम पर तो भैया नारायण 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 मोदी एक जगह जाते थे और दूसरी जगह जाकर वो बात पहुंचा देते थे, पर आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि भैया मैंने बोला भैया गोलू मेरी बात ले जा जरा, और उधर जा रवि को बताया। तो ऐसा नहीं हो सकता, इतना टाइम सबके पास नहीं है। तो अब ऐसे ही ये भी एक माध्यम ही है। तो अब यहां पर क्या होगा कि किसी भी बात को सामने तक पहुंचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या मतलब कैसे वो संदेश सामने वाले को पहुंचाया जाएगा। जैसे कि बोलकर, कि मैंने इसको बोला भैया जा तू उसको बता दे मेरे बारे में, ठीक है, कि जाके देख लेगा वीडियो, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसके। दूसरा लिखकर, कि भैया मैंने क्या करा, मैंने तो उसको लिखकर बिल्कुल पत्र में, ऐसे कि आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उसको कोई जानकारी देना चाहते हैं कि भैया हम आपके बिना नहीं रह सकते, खाने पीने में मन नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, लिखकर बताएंगे। या फिर अगर आप किसी ऑफिशियल यानी कि किसी भैया सर को कहीं पर आपको कोई बात पहुंचानी, आप ईमेल करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, तो इस तरीके से आप अपनी बात को पहुंचाएंगे। संप्रेषण अपने संदर्भ को प्रेषित करने के लिए किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है। अब आप कैसे अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है, परंतु उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके लक्ष्य यानी संदेश ग्राही के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है। अब ऐसा नहीं भैया एक बुजुर्ग को हम अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, मैंने उनको ईमेल किया, पर भैया उनकी तो ईमेल आईडी नहीं है, तो कैसे उनको बात पहुंचाएंगे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलकर समझाएंगे। कोई बंदा भाई बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, तो हमने क्या करा, हमने उसको मेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तब उसको समझ में आएगा। अब बात करते हैं भाई लक्ष्य। अब संप्रेषण का लक्ष्य क्या होगा। तो देखिए संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक जिसे अपना संदेश संप्रेषित करता है वह संदेश ग्राही या फिर लक्ष्य कहलाता है, यानी कि संदेश ग्राही जिसको वो संदेश मिल रहा है। अब ग्राही एक व्यक्ति वर्ग या फिर पूर्ण संपूर्ण समाज भी हो सकता है। जैसे मोदी ने कोई स्पीच दी, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिलीवर्ड अ स्पीच अमंग द पीपल। अब उन्होंने लोगों के बीच में दमदार स्पीच दी, तो हम सब कौन हुए, ग्राही हुए, हम जो है उनके लक्ष्य हुए कि वो हमारे को संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अब ग्राही संप्रेषक के जितना समरूप होगा उसी मात्रा में संप्रेषण के प्रभावी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ग्राही का संदेश ग्रहण करना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संप्रेषण का संदेश किस प्रकार का है, क्या वो जरूरी है या वो नहीं है, वो उससे संबंधित है या नहीं है। जैसे उन्होंने बोला मित्रों आज रात्रि 8 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे, तो भैया ये सबके लिए जरूरी था, सबने सुना, तो यानी कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आती है क्या भैया, पांचवा पॉइंट। तो सर जी आपने बहुत बढ़िया तरीके से 1 2 3 4 आपने कर दिया, तो 1 2 3 4 और विष्णु भैया की जय जयकार। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है आपका, पांचवा पॉइंट बोल रहा भैया फीडबैक, यानी कि प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या है कि भैया आपने जिसको कुछ बोला उसने आपको क्या बोला, ठीक है भैया। तो अब खा लीजिए सतमोला और चलिए आगे चलते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि करने का, यानी कि बड़ा महत्व होता है कि आपने जो बोला सामने वाले को समझ में आया नहीं आया, या बस आप अपने भैया आए और अपना लेक्चर देके चल दिया और आपको लग रहा है भाई सामने वाले तो समझ गए, ऐसा नहीं होता। फीडबैक से मतलब है कि संप्रेषण में संप्रेषक का संदेश ग्रहण करने के पश्चात कोई प्रतिक्रिया करना और ना करना फीडबैक कहलाता है। क्या आपने सामने वाले को पूरी रामकथा सुना दी, वो बोल रहा भैया सीता कौन थी, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आपका फीडबैक रहा कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया। और या तो आपने वीडियो देखी और आपने कमेंट बॉक्स में लिखा भैया जी मजा आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, तो ये फीडबैक है, ठीक है ना। तो फीडबैक के माध्यम से संप्रेषण की गति में कुछ संशोधन किया जा सकता है, यानी कि बदलाव किया जा सकता है कि इस बार में अगर दिक्कत रही अगली बार में वो चीज ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं।
अब इसका लास्ट पॉइंट है भैया, देखो डॉक्टर सुनील त्रिवेदी जी ने कुछ बोला है, इनकी भी सुन लो, पढ़े लिखे लोग हैं भैया, डॉक्टर लगा हुआ है नाम से पहले, तो इन्होंने कुछ बोला कि 3 बुनियादी तत्वों को जरूर जान लो आप, अगर आप एक अच्छे बढ़िया से प्रवक्ता बनना चाहते हैं, अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें यहां देखनी है कि तत्वों का स्रोत, संदेश और लक्ष्य कैसा होना चाहिए। संचारक, प्रेषक और स्रोत, जहां से संदेश का उद्भव होता है, चाहे वह व्यक्ति हो, पक्षी हो या वस्तु हो या तत्व हो, प्रेषक या स्रोत कहलाता है जहां से वो संदेश, यानी कि जहां से वो संदेश निकलकर सामने आया। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो क्या होगा, यानी कि मैं हूं, उसके लिए कौन हूं, संचारक हूं, ठीक है ना। कोई पक्षी है या कोई भी चीज है, उसके आधार पर संदेश क्या है, संदेश से तात्पर्य है जिस बात को, भावना को, विचार को संप्रेषित किया जाता है कि किया जाना है, वह संदेश कहलाता है। कि भैया हम आपको दिल दे चुके सनम, और यही बात आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, तो ये संदेश है। माफ कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं संदेश प्राप्त करता, यानी कि ग्राही कौन है, जो व्यक्ति संदेश प्राप्त करता है, ठीक है। तो अब इन तीनों के अंदर देखो, संचारक, संदेश और संदेश प्राप्त करता, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसकी आगे की जानकारी के लिए कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं, इसके महत्व क्या हैं, उसके लिए मैं आपको इसका पार्ट बी बनाऊंगा या पार्ट 2 बनाऊंगा, वो जरूर देखना आप, पूरी वीडियो आपको क्लियर हो जाएगी। पर उससे पहले हम इसको, अभी वीडियो को खत्म नहीं करते हैं, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर एक और पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद में हम वीडियो को खत्म कर देंगे। कि संचार या संप्रेषण की पूर्णता के लिए संदेश को भेजने के लिए उचित मार्ग या माध्यम का होना जरूरी है। कैसे भेज रहे हो, देखो संचारक संदेश भेजा चैनल के माध्यम से, संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचा और इसका क्या फीडबैक आया, प्रभाव क्या रहा, ठीक है। अब उसके बाद संचारक ने कोई विचार लिया, उसका वही माध्यम फिर संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा, फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया रही, यानी कि उसका फीडबैक क्या रहा, यानी कि उसका रिएक्शन क्या रहा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एक धन्यवाद लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो अभी तक की जो मेरी वीडियोस थी, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितना प्यार दिया है, नहीं दिया, पर इस वीडियो से आप मेरे को जरूर प्यार दीजिएगा। और सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सीबीसीएस से अभी आए हैं, उनको नहीं पता कि एग्जाम कैसे होगा, तो उसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए विष्णु दिवाकर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।